मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो अब तक हम लोगों ने इतिहास में कुछ ब्रिटिश नीतियों का हमने अध्ययन किया, आर्थिक नीतियाँ, प्रशासनिक नीतियाँ, ये सारा अध्ययन करते हुए अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के जो है ऐसे पड़ाव पर पहुँचे हैं। ये जो सुधार आंदोलन है, चाहे धर्म को लेकर के हो या समाज को लेकर के हो, वो हम इतिहास में प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं। प्राचीन समय से ही भारत में या विश्व में भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं। अब प्राचीन की अगर बात करें, सबसे पहले तो भारत में जो है सनातन धर्म, हिंदू धर्म हुआ करता था, और हिंदू धर्म में कुरीतियाँ आ गई। तो कुरीतियाँ आने के बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक नया धर्म उदय हुआ। तो वहाँ पे आंदोलन हुआ कि नहीं, ये आंदोलन स्वरूप ही हुआ। मध्यकाल में भी सूफीज़्म आया, नए नए धर्म आए, मुस्लिम धर्म मध्यकाल के ही उदय की बात है। और आधुनिक समय में ही, और धर्म हमारा जो होता है, धर्म में सारा सब जितना समाज है सब धर्म से ही तो रिलेट करता है। और धर्म में जब कुरीतियाँ आती हैं तो समाज में भी कुरीतियाँ आ जाती हैं। धर्म में जब कुरीतियाँ आती हैं, आडंबर आते हैं, तो समाज में भी कुरीतियाँ आ जाती हैं। बहुत सारी प्राचीन समय से ही, जैसे सती प्रथा के साक्ष्य बहुत प्राचीन समय से ही देखने को मिलते हैं। और प्रयास भी किया प्राचीन समय में भी, कुछ ऐसे लोग बीच में आए जिन्होंने समाज में ऐसी कुप्रथाओं को ख़त्म करने का प्रयास किया। सती प्रथा जैसे, जौहर प्रथा जैसे चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया समय समय पर, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। तो आधुनिक भारत में भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है कुछ व्यक्ति आते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय अग्रदूत बन करके आते हैं। तो उन्होंने जो है सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया। तो इस समय सरकार का भी सहारा लिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोग आते हैं, संस्था के रूप में भी आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ संस्थाएं भी जो है इस क्षेत्र में आती हैं, जो कार्य करती हैं, जिसमें सबसे पहली संस्था थी ब्रह्म समाज। ठीक है, तो सबसे पहली संस्था जो थी ब्रह्म समाज थी, जिसने समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में सुधार कार्य किए। ब्रह्म समाज, और इसके अलावा प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आर्य समाज हो गया। इसके अलावा आपका एक बहावी आंदोलन भी होता है बहावी आंदोलन। मुस्लिमों के अंदर जो है सुधार होता है, धार्मिक सुधार। तो इस तरीके से बहुत सारे सुधार आंदोलन चलते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बहुत धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, आडंबर आ गए थे, बहुत सारे जो है तो अंधविश्वास थे, और उसके कारण समाज में भी सती प्रथा जैसी चीज़ें आ गई। समाज में जो है बहुविवाह, एक व्यक्ति जो है पता चलता है बहुत सारे विवाह कर लेता है। लड़कियों को तो जो है छूट नहीं है कि वो कई पत्नियां रखेंगी, लेकिन जो है पुरुषों को छूट थी, पुरुष कई पत्नियां रखते थे। तो बहुविवाह जैसी प्रथा थी, प्राचीन समय में भी थे, राजा महाराजा सब किया करते थे। लेकिन आधुनिक समय में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती थी। राजा महाराजा तो करते रहते थे, तो वो परंपरा चली आ रही थी बहुविवाह की। और बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या थी। मतलब 7-7, 8-8 साल के बच्चियों की शादियाँ हो जाया करती थी। तो ये सब समाज में कुरीतियाँ थी। तो उसी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है राम मोहन राय उभर करके सामने आते हैं। राम मोहन राय, इनको राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय देते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है, इसीलिए शुरुआत अगर भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कोई था तो वो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी भारत में धार्मिक आंदोलन की, सामाजिक आंदोलन की। तो प्रश्न यहाँ से आता है कभी कभी कि धार्मिक आंदोलन के प्रणेता, धार्मिक आंदोलन के आधुनिक समय में, प्राचीन समय के नहीं, आधुनिक भारत, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का जो है पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता जनक भी कहा जाता है। और समाज में जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो इनको जो है नवयुग की पैगंबर की पदवी भी दी जाती है। कहा जाता है नवयुग के पैगंबर थे, मतलब आज के समय, वर्तमान समय के पैगंबर भी कहलाते हैं। तो ऐसे कई, मतलब जितने भी सुशोभित जो है कोई भी टाइटल इनके लिए आए तो आप समझ जाओ ये राजा राम मोहन राय की बात। चाहे अग्रदूत की बात करें, चाहे पैगंबर की बात करें, चाहे आकाश में चमकता हुआ तारे की बात करें, तो सब किसके जो है टाइटल थे? राजा राम मोहन राय के। तो राजा राम मोहन राय
ये 1772 ईस्वी में इनका जन्म होता है बंगाल में। 1772 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये बच्चे अभी बाल काल में ही थे, छोटे बच्चे ही थे, जब ही इनके जो है भाभी विधवा हो जाती हैं, इनके भाई की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये देखते हैं कि पिता मतलब भाई की चिता तो जल ही रही है और इनकी भाभी को ज़बरदस्ती जो है चिता में जो है आत्मदाह करने के लिए प्रेरित करते हैं समाज के लोग। कहते हैं तुम सती हो जाओ, तुम्हारे पति मर गए हैं तो तुम्हें भी सती होना है। तो भाभी को मतलब वहाँ खड़े होते हैं, बचाव करते हैं कि नहीं ये गलत है, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो फिर उसके मर जाने के बाद में पत्नी क्यों आत्मदाह करे, क्यों जिंदा जलाई जाए। उसमें काफ़ी विरोध करते हैं, लेकिन समाज में बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं। तो उस समय समाज ऐसी कुरीतियों से भरा हुआ था, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ थीं समाज में। तो अब उनके देखते देखते उनकी भाभी भी जिंदा सती हो जाती हैं, चिता में बैठ करके जल जाती हैं। और इसमें स्त्रियों को बहुत बड़ा योगदान था। इन सब प्रथाओं में जो स्त्रियां थीं वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थीं। जो बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां होती थी ना, वो अगर बहू विधवा हो गई तो ज़बरदस्ती उसको चिता में कुदाना है। ये बड़ी आवाज़ भी ऐसी परंपराएं घर में देखने को मिलती हैं। तो ये परंपराएं उसी समय थी। मतलब दहेज प्रथा अगर स्त्रियां चाह लें तो ख़त्म हो जाए। दहेज प्रथा क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्योंकि हम बच्चों की माएँ चाहती हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख गया है तो शादी करेगा तो खूब दहेज लेके आएगा। माँ ही नहीं चाहती है कि दहेज बंद हो, यानी स्त्री नहीं चाहती है। तो ऐसे ही सती प्रथा थी। दहेज मतलब सती प्रथा में महिलाओं का बड़ा योगदान था। महिलाएं जो है ज़बरदस्ती धक्का दे करके आप जो है चिता में कुदवा देती थी इस तरीके से, क्योंकि समाज में वो आडंबर कहते ये। और इसके पीछे ये तर्क दिया जाता था कि ये तो प्राचीन समय से परंपरा ऐसी चली आ रही है। तो राजा राम जी ने तर्क कुतर्क मतलब उस कुतर्क का काट भी किया। कहा प्राचीन समय से तो चोरी डकैती भी हो रही है, तो चोरी डकैती को क्या तुम जो है वैध मानोगे, अच्छा मानोगे? कहे नहीं। तो फिर ऐसे ये भी है जो ये आडंबर सती प्रथा बहुविवाह ये भी तो प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन ये भी तो एक कुरीति है, तो इसे भी खत्म होना चाहिए। काफ़ी तर्क वितर्क होता है वहाँ पर, लेकिन अपनी भाभी को बचपन में ही ये खो देते हैं। तब इनका बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब अंदर से दिमाग और अंदर से जो है इनकी आत्मा हृदय जो है एकदम काफ़ी जो है परिवर्तित हो जाती है। फिर ये सोचते हैं कि अब इस क्षेत्र में हमको समाज में कुछ न कुछ सुधार का कार्य करना है। तो इन्होंने फिर मतलब शिक्षा भी काफ़ी ग्रहण किया, नौकरी भी करते हैं। अंग्रेजी क्लर्क बन करके अंग्रेजी डिपार्टमेंट में अंग्रेजों के साथ क्लर्क बनकर ड्यूटी नौकरी भी करते हैं, और वहाँ वो अंग्रेजी भी सीख लेते हैं। लैटिन भाषा, अंग्रेजी भाषा, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। फारसी भाषा का ज्ञान था, ठीक है। तो बहुत सारी भाषाओं को ज्ञान प्राप्त किया था, अच्छी खासी एजुकेशन थी इनकी। तो इन्होंने जो है समाज में सुधार आंदोलन किया। तो इन्होंने एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, ब्रह्म सभा। कौन सी जो है संस्था स्थापित की थी? ब्रह्म सभा। और इसी का नाम बाद में पड़ गया ब्रह्म समाज। ब्रह्म सभा का ही नाम बाद में पड़ गया ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज जो है पहली संस्था थी। संस्था के रूप में अगर आधुनिक भारत की बात करें तो संस्था के रूप में स्थापित होने वाली पहली संस्था थी ब्रह्म समाज। यहाँ से प्रश्न आता है 1828 ईस्वी में। और देखो मजे की बात यह है कि भारत में ये सुधार आंदोलन भी इन्हीं क्षेत्रों में हुए जहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व था, जहाँ अंग्रेज हावी थे। भाई उसी क्षेत्र में तो अंग्रेजों ने विकास किया था शिक्षा का। अब शिक्षा का विकास होगा तभी तो आंदोलन होगा, नहीं तो अभी तक जहाँ जिन क्षेत्र के लोग पिछड़े थे, शिक्षा नहीं थी, वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कलकत्ता बंगाल वाले क्षेत्र में धार्मिक सुधार आंदोलन यहाँ चलते हैं, मद्रास वाले क्षेत्र में और मुंबई वाले क्षेत्र में। इन सब क्षेत्रों में जो है धार्मिक सुधार आंदोलन देखने को मिलते हैं। बहुत सारी संस्थाएं यहाँ स्थापित हुई, जैसे ब्रह्म समाज ही है, ये कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता में, जो है बंगाल वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से रामकृष्ण मिशन जो है अभी जो मैं कह रहा था, विवेकानंद जी, वो भी यहीं पर स्थापित हुई। तो इस तरीके से ये जो है ये तीनों सेंटर थे धार्मिक सुधार आंदोलन के। अगर प्रश्न पूछा जाए तीन बड़े सेंटर कौन थे? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, तीन बड़े सेंटर थे जहाँ पर बहुत सारे संस्था जो है अस्तित्व में आते हैं और धार्मिक सुधार आंदोलन जो है अस्तित्व में आता है। तो यहाँ से इनकी यात्रा शुरू होती है। 1772 ईस्वी में जन्म होता है और इसके बाद में 1804 ईस्वी में इन्होंने एक जो है ग्रंथ लिखा था। इनका पहला ग्रंथ जो कब लिखा गया था? 1804 ईस्वी में। इस ग्रंथ का नाम था जो है आपका तोहफत उल मुवाहिदीन। अजीब नाम है, तोहफत उल मुहाविद्दीन, जो कि फारसी भाषा में लिखा था। यहाँ से प्रश्न कभी कभी आता है, तो तोहफत नाम याद रखो, बाकी पीछे का नाम आप आ जाएगा। तो 1804 ईस्वी में इनका पहला ग्रंथ था, इसलिए इसका नाम याद रखना है, तोहफत उल मुहाविद्दीन या मुहाविद्दीन। हाँ, तो ये जो है
इनका सबसे पहला लिखित ग्रंथ था जो किस भाषा में था? फारसी भाषा में। तो इन्होंने पहला ग्रंथ किस भाषा में लिखा? फारसी भाषा में। क्या नाम था? तोहफतुल मोहब्बतीन। ठीक है, तो ये इनका पहला ग्रंथ था। 1804 ईस्वी में लिखा गया और इसके बाद में 1815 में इन्होंने एक सभा, आत्मीय सभा स्थापित की, आत्मीय सभा की स्थापना की। अब इनका ये मतलब ये चाह रहे थे कि समाज में सुधार आए, धार्मिक सुधार आए, सामाजिक सुधार आए, इसलिए ये जो है इन्होंने एक सभा संगठित किया 1815 में। कौन सी? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा में ऐसे लोगों को जोड़ा जो लोग चाहते थे कि समाज में क्या करें? सुधार आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जोड़ना। ये कहते थे कि मूर्ति पूजा और बहुदेववाद ये सब गलत चीज़ है, देवता तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। तो इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। तमाम देवताओं का, हमने भारत में कहते हैं ना कितने जो है 33 करोड़ देवता है, तो अगर राजा राम मोहन राय से आप बात करोगे तो कहेंगे नहीं, एक ही देवता है, कोई 33 करोड़ देवता होता नहीं होते हैं। तो इन्होंने मतलब बहुदेववाद इन सारी चीज़ों का विरोध किया। तो धर्म के क्षेत्र में भी इन्होंने हस्तक्षेप किया। इसीलिए इनका बहुत जो बड़े बड़े धार्मिक व्यक्ति थे उनसे कभी पटी नहीं, हमेशा जो है उनसे विरोधाभासी रहा है, क्योंकि इन्होंने उन आडंबरों को ख़त्म करने का प्रयास किया जो प्राचीन समय से चली आ रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का धंधा चलता है। धर्म एक ऐसा जो है मंच है जहाँ से बहुत सारे ठेकेदार धर्म के अपना धंधा चलाते हैं। आपको पता नहीं होगा, हिंदुस्तान के मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत सोना अभी भी है। आज भी जो है इतना चढ़ावा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों में। या फिर ये इनकी बात करें, क्या नाम है, जो साईं बाबा के मंदिर हैं, इनमें तो कई बार जो है पता मतलब वो भी किया गया, वहाँ से रिकॉर्ड जो है खुलवाया भी गया, तो बहुत खजाना निकलता है, बहुत पैसा चढ़ावा जाता है। लोग मतलब बड़े बड़े लोग पैसे वाले वो सीधे सोना चांदी चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये धर्म के आड़ में ये सब काम होते हैं। तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। कब गठन किया? 1815 में। और इसके बाद में इसी क्रम में 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया, वेदांत सोसाइटी। तो ये सब क्रम से याद नहीं रहेगा, लेकिन आप नाम याद रखो कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राम। वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन सन आप याद ना रखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये सन से इतना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये 1817 वाला सन याद रखना है। 1817 में बंगाल में इन्होंने एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कौन से कॉलेज की? हिंदू कॉलेज की। और एक कॉलेज हम लोग हिंदू कॉलेज बनारस में भी देखे थे। कब स्थापित हुआ था? 1791 में, 1791 में। और यहाँ पर 1817 में बंगाल में एक हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ और इसको स्थापित किए थे जो है राजा राम मोहन राय ने, डेविड हेयर की सहायता से। किसकी सहायता से? एक अंग्रेज था डेविड हेयर। तो यहाँ से प्रश्न कई बार आया है, यहाँ से प्रश्न कई बार आया है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना जो 1817 में किया था राजा राम मोहन राय ने, तो किसके सहयोग से किया था? डेविड हेयर के सहयोग से। किसके सहयोग से? डेविड हेयर। तो अंग्रेज व्यक्ति था डेविड हेयर। तो ये प्रश्न यहाँ से आता है, इसका नाम तो आपको याद होना चाहिए। और कौन सा कॉलेज स्थापित किया था? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज किया था और डेविड हेयर की सहायता से किया था इन्होंने कॉलेज की स्थापना 1817 में। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक। और इसके बाद में इन्होंने जो है, चूँकि ये जो ईसाइयों की भी जो है, जो ईसाई लोग, ईसाई धर्म में क्या था, जो ईसा मसीह हैं, जीसस हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सारी शक्तियों के स्वामी थे। तो जब इन्होंने जीसस के बारे में पढ़ा तो इनको लगा कि ये जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये बढ़ा चढ़ा के जीसस के बारे में कहते हैं कि शक्तियों के स्वामी हैं। वो पैदा हुए थे, एक साधारण इंसान ही तो थे, ऐसे शक्ति थोड़े नहीं कि बहुत ज़्यादा शक्तियाँ उनके अंदर आ गई। तो ये भी एक आडंबर था। तो इन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म का ही काट नहीं किया था, इन्होंने मतलब ईसाई धर्म पे भी, जब अंग्रेज देखते थे कि ये राजा राम मोहन राय जो है हिंदू धर्म की बुराइयों को निकाल रहे हैं तो बड़े खुश होते थे। लेकिन जब इन्होंने 1820 में जो है एक किताब लिख दी, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, इन्होंने किताब लिख दी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, तब अंग्रेजों को बड़ा धक्का लगा। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक किताब लिख दी। इस किताब का नाम था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। किसने लिख दिया? राजा राम मोहन राय। इन्होंने इसमें ये बताया, विस्तार से लिखा कि जो है जो ईसाइयों के जो ईश्वर हैं, जीसस हैं, कि जो है वो ईसा मसीह हैं, वो कोई जो है इस तरीके से चमत्कारी व्यक्ति नहीं थे। जब ये चीज़ लिख दी तब ईसाइयों को बड़ा धक्का लगा, ये तो हमारे भी पोल खोल रहा है, हमारे धर्म की भी पोल खोल रहा है। तो 1820 में इन्होंने जो किताब लिखी थी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, तो ये एक ग्रंथ थी, किताब थी, जो किस पर लिखी गई थी? ईसाइयों के आडंबरपूर्ण जो है
उनकी जो कुरीतियाँ थी उस पर लिखा था। तो सिर्फ हिंदू धर्म पर ही नहीं लिखा है, इन्होंने बहुत सारे जो है ईसाइयों के धर्म पर भी बहुत सारी बातें लिखी। तो 1820 ईस्वी में इन्होंने जो किताब लिखी थी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, इसका नाम याद रखना है। और इसके बाद में 1821 में तो संवाद कौमुदी लिखी थी। क्या लिखी थी? संवाद कौमुदी, कल भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। 1821 में संवाद कौमुदी। अब यहाँ पर इन्होंने ये संवाद कौमुदी क्या थी? ये पत्र था, साप्ताहिक पत्र था। ये तो किताब थी जो है फतुहाते, और ये जो है मैंने बताया जो आपका प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, ये तो ग्रंथ थे, किताबें थी। लेकिन 1821 से इन्होंने क्या शुरू किया अपना लिखना? पत्र, साप्ताहिक पत्र जो है लिखा। तो संवाद कौमुदी लिखा, किस भाषा में लिखा था ये? बंगाली भाषा में। फिर 1822 में इन्होंने लिखा मिरातुल अखबार। क्या लिखा? मिरातुल अखबार लिखा। और मिरातुल अखबार जो है ये किस भाषा में छपता था? फ्रांसीसी भाषा में, फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में छपता था, ठीक। और इसी समय 1822 में ही जो है इन्होंने जो है ब्रह्मनिकल क्रॉनिक मैगजीन लिखी। ब्रह्मनिकल मैगजीन छपी थी इनकी, ब्रह्मनिकल मैगजीन छपी, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ठीक। तो ये कब छपी? 1822 में। तो ये आपको 2-3 किताब हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। 2-3 मतलब पत्रिकाएं हैं। संवाद कौमुदी किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। सन वन नहीं आता है, सन तो मैं इसे इसलिए लिख रहा हूँ कि इतिहास को मतलब तारतम्य से याद बैठाते चलो। बस ये पूछेगा संवाद कौमुदी किसकी पुस्तक थी, मतलब किसकी पत्रिका थी? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार किसकी पत्रिका थी? राजा राम। ब्राह्मणिकल मैगजीन किसकी मैगजीन थी? राजा राम मोहन राय की, ठीक। और जो है इसके अलावा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस एक ग्रंथ थी, किसकी ग्रंथ थी? राजा राम मोहन राय की। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और सन इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, नहीं याद रखना है। तो ये कुछ इनकी जो है साप्ताहिक पत्र और जो है पाक्षिक पत्र थे, मैगजीन थी। और इसके अलावा इन्होंने फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी तो पहले ही स्थापना कर चुके होते हैं जो 1816 में, और 1825 में एक कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज, वहीं पे बंगाल में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कब? 1825 में। तो ये सन याद रखना है। और इसके बाद में 1828 में वही समय आ जाता है जब अब सब कुछ जोड़ते हुए, अभी आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे, अब सबको इकट्ठा करते हुए एक इन्होंने बड़ा सा संगठन बना लिया। सारे चीज़ मिल करके अब क्या बन गए? 1828 में ब्रह्म सभा बना दिया। सब चीज़ को मिला करके उन्होंने एक बड़ा स्वरूप दे दिया जिसका नाम रखा ब्रह्म सभा। और यही ब्रह्म सभा आगे चल करके समाज में बदल जाती है, ब्रह्म समाज बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्रह्म समाज। तो 1828 में यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की? तो राजा राम मोहन राय ने की, और 1828 में की। और कहाँ की ये भी पूछा जाता है। कहाँ की? तो बंगाल में की। कहाँ की? बंगाल में की, कलकत्ता में की। तो 1828 इसलिए महत्वपूर्ण है, ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज सबसे। और ये ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज जो थी, ये जो है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत पहली संस्था थी, स्थापित होने वाली पहली संस्था थी। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक। इसके बाद में इन्होंने, अब चूंकि ये सती प्रथा का विरोध कर ही रहे थे, शुरुआत ही इनकी मतलब बालकपन से हुई थी सती प्रथा को देखते हुए। तो 1829 में इस समय जो है इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया, सती प्रथा का अंत करवाया। विलियम बेंटिक इस समय भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक। तो विलियम, यहाँ से प्रश्न आता है, विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने जब कानूनी रूप से सती प्रथा का अंत करवा दिया। कानूनी एक कानून बन गया कि सती प्रथा अब वैध किया जाता है, भारत में अब सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो कब ख़त्म किया गया? 1800। अकबर ने भी पहले किया था सती प्रथा को बैन, लेकिन वो रुचि नहीं लेता था, कहता है मरने दो, हमें क्या जाता है। उसने कहा था कि ये गलत है, अकबर ने कहा था कि ये गलत है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया था। अब यहाँ पर विलियम बेंटिक ने प्रयास तो कर दिया 1829 में, अभी भी आडंबर में था। और यही सब कारण बना 1857 का क्रांति। 1857 की क्रांति में सिर्फ एक चीज़ का योगदान नहीं था, समाज में जो अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था ना, उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा 1857 की क्रांति के रूप में। तो इन्होंने, अब चूंकि अभी हमारा समाज आडंबर में ही था, तो सीधे सीधे आप सती प्रथा को बैन कर दोगे, और बुढ़िया बैठी हुई हैं कि जो है हमारी बहुएं जो विधवा हो गई उनको सती करनी है, तो बहुएं सब जो है नाराज़ हो जाएंगी और अपने आदमियों से कहेंगी ये गलत किया अंग्रेजों ने, लाठी उठाओ, डंडा उठाओ, चलो विद्रोह करते हैं।
तो इस तरीके से जो है विद्रोह, जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें ये सुधार आंदोलन भी जो है एक भूमिका अदा किया था। अंग्रेजों ने जो सुधार आंदोलन में हस्तक्षेप, फिर उन्होंने कान पकड़ लिया 1857 के बाद, अब हमको जो है भारतीयों के समाज और धर्म को नहीं सुधारना है, मरने दो, जो भी करे हम करने दो। तो फिर उन्होंने वहाँ से 1857 के बाद से ये चीज़ नहीं किया। तो 1829 में इन्होंने सती प्रथा को कानूनी रूप से बैन करवा दिया, कानूनी रूप से प्रतिबंधित करवा दिया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। किसकी सहायता से? विलियम बेंटिक की सहायता से, क्योंकि विलियम बेंटिक उस समय क्या था? गवर्नर जनरल था भारत का। तो विलियम बेंटिक से प्रश्न आता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को कानूनी रूप से जो है बंद करवाया, उसको बैन करवाया? किसने? विलियम बेंटिक ने। और किसने? राजा राम मोहन राय ने। और सन भी ये सन याद रखना, बाकी सन हम इसलिए नहीं कहते याद रखना, 2 सन याद रखना, 1828 और 1829। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। यहाँ से प्रश्न आते हैं अक्सर, छोटी बड़ी परीक्षाओं में सब में आते हैं प्रश्न। तो 1829 इसलिए आपको महत्वपूर्ण है। अब अभी तो जो है भारत में अभी मुगल सत्ता थी ना, भारत में अभी मुगल सत्ता बैठा हुआ था। अब मुगल सत्ता में इस समय जो है शासक था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय था। एक अकबर तो पहले हो चुका ना, लेकिन ये अकबर द्वितीय था। तो मुगल सत्ता पे बैठा हुआ था और इसको पेंशन मिल रही थी। ये सब पेंशन याफ्ता थे। अंग्रेज तो यहाँ कब्जा कर चुके थे ना, इनको सब पेंशन पे चल रहे थे। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय के बारे में सुन रखा था कि राजा राम, जो अभी इनका नाम राजा नहीं था, मोहन राय था। तो इन्होंने राम मोहन राय के बारे में सुन रखा था कि बंगाल में एक व्यक्ति है राम मोहन राय, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और अंग्रेज़ों तक इसकी बड़ी पहुंच है। तो इन्होंने बुलवाया राम मोहन राय को, अपने दरबार में बुलवाया 1830 में। 1830 में इनको दरबार में बुलवाया जाता है कि आओ और तुमको हम राजा की उपाधि देते हैं। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। यहाँ से भी प्रश्न आता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 में इनको किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि। अब कहा राजा तो बन गए हो, बिना ताज के राजा तुमको मैंने बना दिया है, अब तुम हमारा एक काम करो, हमारी पेंशन कम कर दी है अंग्रेज़ों ने और यहाँ तो सुन नहीं रहे ससुरे अंग्रेज ये, अब तुम सीधे लंदन जाओ। कहाँ जाओ? लंदन। तो इन्होंने समुद्र पार किया लंदन। अब पढ़े लिखे थे, इसके पहले कोई मतलब महासागर में जा करके और विदेश नहीं जाता था। समुद्र पार करके जो पूरा समुद्र, अभी तक व्यापार होते थे हमारे, लेकिन पूरे मतलब इस 7 समुद्र को पार करके कोई नहीं जाता था। ऐसा हिंदुस्तान में माना जाता था कि जो 7 समुद्र पार कर लेगा, चला जाएगा समुद्र के रास्ते, तो वो बहुत बड़ा पापी माना जाएगा, उसको धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म से निकाल दिया जाएगा। तो राजा राम मोहन पढ़े लिखे आदमी थे, इन्होंने कहा देखते हैं कौन निकालता है। राजा जी की बात है, जो है बादशाह की बात है, तो चलो हम जहाज़ पर बैठते हैं। तो 1830 में ये जहाज़ पर बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ? पानी के जहाज़ पर लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंच जाते हैं 1831 में। भाई लंबा सफ़र था। अप्रैल 1831 में जो है पहुंच जाते हैं कहाँ? लंदन पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि पहला भारतीय जो समुद्र पार करके विदेश जाने वाला कौन था? राजा राम मोहन राय। पहला भारतीय समुद्र पार कर विदेश जाने वाला कौन था? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय समुद्र पार करके इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और अब क्या करने? जा करके जो वहाँ का सम्राट था, जॉर्ज चतुर्थ सम्राट हुआ करता था, तो उसके दरबार में जा करके क्या करना था? इनको पेंशन बढ़वाना था। किसका? अकबर द्वितीय का। तो अकबर द्वितीय का पेंशन, यहाँ से प्रश्न आता है अक्सर कि किस मुगल बादशाह का पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए? तो किसका? अकबर द्वितीय का। अकबर द्वितीय का। अब पेंशन बढ़वाने तो चले गए, लेकिन अब यहीं पर वहाँ जा करके, अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत वापस आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसी दौरान जर्मनी की भी यात्रा की, जर्मनी भी गए, फिर लौट करके इंग्लैंड आ गए। तो 1833 में, उस समय ब्रिस्बेन में थे, ठीक है। तो ब्रिस्बेन या ब्रिस्टल है, क्या है? ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल। तो 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल में 1833 में इंग्लैंड में ही एक शहर है ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। गए थे जो है इनका पेंशन बढ़वाने और अपना ही पेंशन खा के ख़त्म हो गए, वही पेंशन ही ख़त्म हो गई। तो ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय 1833 में मर जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में।
इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। आज भी ब्रिस्टल में इनका स्मारक बना हुआ, वहीं पर दफना दिया गया और वहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है ब्रिस्टल में। तो ब्रिस्टल में ही स्मारक है। प्रश्न यहाँ से आता है कि राजा राम मोहन राय का स्मारक या समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल में है। तो ब्रिस्टल, अब ये इनकी कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। इन्होंने बहुत सारे काम किए, आत्मीय सभा गठित किया, जो है वेदांत सोसाइटी गठित किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर की सहायता से, और अकबर द्वितीय का जो है पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए और राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने दी। तो ये सब सारी चीज़ हुई। अब इस जाने से पहले इन्होंने 1830 में इनके 2 शिष्य हुआ करते थे। इनके जो दो शिष्य थे, एक रामचंद्र विद्यावागीश थे, रामचंद्र विद्यावागीश। तो एक शिष्य थे इनके रामचंद्र विद्यावागीश और एक शिष्य थे इनके और इनके क्या नाम? द्वारिकानाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर या द्वारिकानाथ ठाकुर। ये 2 इनके शिष्य थे। 2 इनके क्या थे? शिष्य। तो 1830 में जब लंदन जा रहे थे तो रामचंद्र विद्यावागीश को इन्होंने क्या बनाया? अपना जो है अध्यक्ष, सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया। 1830 में इन्होंने सोसाइटी का यानी ब्रह्म समाज का अध्यक्ष किसको बनाया? रामचंद्र विद्यावागीश को। 1833 में लंदन में मर गए, उसमें ब्रिस्टल में मर गए। कौन? राजा राम मोहन राय। तो द्वारिकानाथ जो टैगोर थे, इन्होंने सोसाइटी पे कब्जा कर लिया और रामचंद्र विद्यावागीश को अध्यक्ष पद से हटा दिया। रामचंद्र विद्यावागीश को अध्यक्ष पद से हटा दिया। तो 1833 में द्वारिकानाथ टैगोर, ये द्वारिकानाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रगान लिखा था। उनके पितामह थे, बाबा थे, उनके क्या थे? ग्रैंडफादर थे, पितामह थे। तो द्वारिकानाथ टैगोर वही थे, इनके ग्रैंडफादर थे। अब इसके बाद में 1833 से तो ये संस्था को चला रहे थे। फिर इसके बाद में 1843 में इनका बेटा देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है, हाँ, द्वारिकानाथ टैगोर का पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 ईस्वी में, सन नहीं याद रखना है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया है। 1833 में कौन आता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। जो सन याद रखना है उसको मैं फोकस करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर बागडोर संभालते हैं कब? 1843 में। किसकी बागडोर संभालते हैं? ब्रह्म समाज की बागडोर संभालते हैं। अब इसके बाद में इनकी मुलाकात होती है 1857 में, जब विद्रोह हो रहा होता है 1857 में भारत का। तो केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात होती है। किससे मुलाकात होती है? केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन की बातों से प्रभावित होते हैं। फिर जो है ब्रह्म समाज का उनको जो है सदस्यता ग्रहण करवाते हैं, ब्रह्म समाज का सदस्यता ग्रहण करवाते हैं और फिर इन्हें उसका आचार्य बना देते हैं, धार्मिक आचार्य, धार्मिक गुरु बना करके केशव चंद्र सेन को, और अपना चले जाते हैं जंगल में धूनी रमाने। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर के पिता जो है बेटे। तो द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को 1857 में आचार्य बनाया ब्रह्म समाज का और खुद चल गए जंगल मंगल करने, ठीक है। अब केशव चंद्र सेन ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। केशव चंद्र सेन ने जो है सोसाइटी का जो ब्रह्म समाज था उसका बहुत विस्तार किया। अभी तक तो बंगाल में ही चल रहा था, अभी तक तो ये कहाँ था? बंगाल में। लेकिन इनके आने पर यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्रह्म समाज का विस्तार किसने किया था पूरे भारत में? तो किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। तो बंगाल से निकल करके उत्तर प्रदेश आया, पंजाब तक गया, बम्बई गया, मद्रास गया, सब जगह इन्होंने क्या किया? इसका शाखाएँ खोली, सब जगह विस्तार किया। अर्थात अब जो है आसानी से कोई भी इसके अंदर प्रवेश कर सकता था, आसानी से कोई भी सदस्यता ग्रहण कर सकता था। तो भारत के कई जगहों पर इन्होंने इसका विस्तार, शाखाएँ खोली, विस्तार किया। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि जो है ब्रह्म समाज का व्यापक विस्तार यानी पूरे भारत में, हिंदुस्तान में विस्तार किसके समय में हुआ? तो केशव चंद्र सेन के समय में हुआ। तो केशव चंद्र सेन जो है यहाँ पर अब ये इनके इस कारण से जो इनकी जो नज़रिया था ब्रह्म समाज को लेकर के, ये काफ़ी नम्र विचारधारा के थे। तो नम्र विचारधारा के थे तो कुछ लोग जो अभी पुरातन पंथी थे, जो ब्रह्म समाज के, जिन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के जो फॉलोवर्स थे, देवेंद्रनाथ टैगोर तो चले गए जंगल में, लेकिन उनके जो अनुयायी थे वो कहते थे ये केशव चंद्र सेन गलत कर रहा है, इसने जो है खोल दिया सबके लिए, जो है कोई भी आए समाज में। तो 1865 में ब्रह्म समाज जो है हो जाता है 2 भागों में बंट जाता है। ये सन याद रखना, 1865 में ब्रह्म समाज 2 भागों में बंट जाता है। एक तो जो ओरिजिनल था ब्रह्म समाज वो तो था ही, वो किसके नेतृत्व में था? जो देवेंद्रनाथ टैगोर के साथी बराती थे वो उसमें थे। लेकिन केशव चंद्र सेन ने अपना एक अलग से ब्रह्म समाज बना लिया जिसका नाम रखा आदि ब्रह्म समाज। कौन सा ब्रह्म समाज? आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? केशव चंद्र सेन के समय।
और कब आया? 1865 में। कब आया? 1865। तो ये पहला विभाजन था, ब्रह्म समाज का ये पहला विभाजन था। 1828 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1828 में। और 1865 में ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में बंट गया, ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। अब भाई साहब इन्होंने 1865 के बाद इन्होंने 1872 में भारत में अभी जो है बाल विवाह था, भारत में बाल विवाह था। तो 1872 में इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया। क्या पास करवाया? नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ये यहाँ से प्रश्न आता है। नेटिव मैरिज एक्ट कानून बनवाया, एक्ट बनवाया। और कानून बनवाया है तो सरकारी कानून होगा, सरकार से पास करवाया होगा। तो 1872 में इन्होंने जो बच्चियों की वो आयु जो कर दी विवाह की, वो 14 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी? 14 वर्ष। तो नेटिव मैरिज एक्ट किसने पारित करवाया? केशव चंद्र सेन ने। सती प्रथा 1829 में किसने कानूनी तौर पे बंद करवाया? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन नेटिव मैरिज एक्ट जो बाल विवाह से संबंधित एक्ट था, जिसको ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म समाज का था तो इसे ब्रह्म मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। तो ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 सन भी याद रखना है। और इसमें विवाह की उम्र बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 14। मतलब अब इससे कम उम्र की बच्चों की विवाह नहीं होना चाहिए, तो 14 वर्ष उम्र कर दी गई। लेकिन लालच बुरी बला है। इनको एक राजा मिल गए कूच बिहार के इनको राजा मिल गए, कूच बिहार के एक राजा मिल गए। तो 1878 ईस्वी में अपनी बेटी की शादी, 12 साल की बिटिया थी इनकी, 12 साल की इनकी बिटिया थी। और 1878 ईस्वी में कूच बिहार के राजा के साथ अपने 12 साल की बिटिया की क्या कर दी? शादी कर दी। अब जब शादी, अभी खुद जो है कह रहे हैं कि जो है क्या करें, जो है मतलब 14 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्ची की शादी होने, और खुद ही अपनी बेटी की शादी कर दिया 12 वर्ष की उम्र में कूच बिहार के राजा के साथ। अब राजा है, राजा मिल रहा है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो इन्होंने कर दिया। तो अब जब ऐसे कर देंगे तो इनको जो मानने वाले हैं वो फिर क्या करेंगे? इनके बातों को नहीं मानेंगे। तो फिर यहाँ पर दोबारा फिर से जो है 1878 में ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज जो था वो कई टुकड़े टुकड़े गैंग में टूट गया। अब बन गया वही टुकड़े टुकड़े गैंग की बात जो करते हैं हमारे मोदी जी, तो टुकड़े टुकड़े गैंग में चला गया। तो आदि ब्रह्म समाज जो है 1878 के बाद समाप्त होने लगा था। 1878 के बाद ब्रह्म समाज अब टुकड़े गैंग में बढ़ गया तो ख़त्म होना है, क्योंकि खुद तो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी 12 वर्ष की आयु में, जिसकी वजह से इनके जो शिष्य लोग थे, इनके फॉलोअर्स थे, उनमें फूट पड़ जाती है। और वो कहते हैं हमारे गुरुजी ही ऐसा कर रहे हैं, तो फिर चलो हम लोग बुरे बिस्तर बांधते हैं, गुरुजी को छोड़ के भाग चलते हैं। तो ऐसे करके ब्रह्म समाज धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो 1878 ईस्वी में इन्होंने आखिरी जो है कील गाड़ दी अपने जो है ताबूत पे, और ब्रह्म समाज को ख़त्म करने का कार्य इन्होंने ही शुरू किया, केशव चंद्र सेन ने। जो शुरुआत किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो क्या क्या चीज़ इसमें सीखा हम लोगों ने? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। कब दी? 1830 में। लंदन कब पहुँचे? 1831 में पहुँचे। जहाँ समुद्र के मार्ग से विदेश जाने वाला पहला भारतीय राजा राम मोहन राय थे, जो 7 समुद्र को पार करके चले गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। और सती प्रथा को बैन कब किया? 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से किया था? डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में। यहाँ से प्रश्न आते हैं, मैंने बता दिया था। 1817 में कब किया था? 1817 में। किसके सहायता से? डेविड हेयर के सहायता से। और सती प्रथा किसके सहायता से बैन कराया? विलियम बेंटिक से। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। डेविड हेयर कोई जो है वो अंग्रेज अधिकारी था, कोई वो नहीं था कि जो है गवर्नर वगैरह था। लेकिन विलियम बेंटिक क्या थे? गवर्नर जनरल हुआ करते, भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। और इनकी जो है पहली पुस्तक का क्या नाम था? पहली ग्रंथ जो लिखी थी, पहली ग्रंथ लिखी थी जो, अरे प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नहीं था, इनका पहला था फुतवाते तोपतुल
मुआविद्दीन, तोहफतुल मुआविद्दीन, ये पहला ग्रंथ था जो किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया था, जो एकेश्वरवाद को समर्पित था। अर्थात इसमें एकेश्वरवाद की बात की गई थी कि ईश्वर एक ही है। तो ये धार्मिक ग्रंथ था, एक तरीके से ईश्वर की संकल्पना पर लिखी गई थी। तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। और इसके अलावा प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की पुस्तक लिखी, जो ईसाई धर्म से संबंधित थी। ईसाई धर्म के आडंबरों की बात को खोल करके लिखा था उन्होंने। और इनकी 2 किताबें कौन कौन सी, वो 2 साप्ताहिक पत्र कौन कौन से थे? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी कौन सी भाषा में? बंगाली। कब प्रकाशित हुई भाई? यहाँ से सन पूछा जाता है, 1821 में। और दूसरी जो फारसी भाषा की मैगजीन थी उसका क्या नाम था? मिरातुल अखबार। वो कब प्रकाशित हुई? 1822 में। और ब्रह्मनिकल मैगजीन कब प्रकाशित हुई? 1822 में। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। यहाँ से प्रश्न आते हैं हमारे ख्याल से। अब इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना तो कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा।